नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए हम आज बात करेंगे मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुसलमानों के द्वारा किए जा रहे उपद्रवों की। पूरे हिंदुस्तान में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुसलमानों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात की, देश के संसाधनों पर अपना पहला अधिकार समझकर राष्ट्र की संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने वालों की, मुहर्रम की जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों की। कश्मीर के श्रीनगर में और बिहार के दरभंगा और नवादा में जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। बिहार के ही समस्तीपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने हथियार लहराए, हिंदुओं की गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया और तलवार के हमले से गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। खुलेआम केवल गाड़ियां ही नहीं तोड़ी गई बल्कि लोगों से मारपीट और बदसलूकी भी की गई। मुहर्रम खुद को तकलीफ देकर करबला के मैदान में हुसैन की शहादत को याद करने का दिन है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मुहर्रम का जुलूस लोगों को तकलीफ देने का, हिंदुस्तान को तकलीफ देने का दिन होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में देशद्रोहियों ने तो सारी सीमाएं ही तोड़ दी। जुलूस में शामिल मातम मनाने वाले मुसलमान हुसैन की याद में अपने आप को तकलीफ नहीं दे रहे थे बल्कि हिंदुस्तान को तकलीफ देने की योजना बना रहे थे। खुलेआम जिहादियों के द्वारा हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है कि नारे लगाए जा रहे थे, जोर जोर से लगाए जा रहे थे और लगातार लगाए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों अपने बयान में जो कहा था कि तजिए के नाम पर पहले सड़कें सूनी हो जाती थी, घर तोड़ दिए जाते थे, पीपल काट दिए जाते थे, लेकिन अब नियमों के हिसाब से पर्व मनाया जा रहा है। अमेठी में मुहर्रम की जुलूस निकालने वालों की यह बात या उनके द्वारा कहा गया यह नारा कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है, मुख्यमंत्री के इस बयान को चुनौती है। 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद मुहर्रम मनाने वाली कौम की हिम्मत और बढ़ी है। पिछले 10 वर्षों में मोदी के शासन में जो लोग नियमों का पालन करने सीख गए थे, अब नियमों और संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाने लगे हैं। मुहर्रम का मातम जुलूस निकालने वालों तक ही सीमित नहीं रहे। इसके लिए जरूरी है कि समय रहते नियम और कानून की कड़वी घूंट इन्हें पिला दी जाए। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मुहर्रम के जुलूस में हथियारों के हिंसक प्रदर्शन पर रोक लगना चाहिए? क्या मोदी के तीसरे शासनकाल में मुसलमानों का मनोबल बढ़ रहा है? मुहर्रम में हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहने का नारा क्या लोकतंत्र की चुनौती है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। मजहब की चादर ओढ़कर वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खोखला करने की फिराक में है। जिन उपद्रवियों को भारत माता की जय बोलने में संकोच होता है, वो पूरी ताकत से कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। इतनी हिम्मत, यही सोच रहे हैं ना? सोचिए मत, सुन लीजिए। ये यूपी का अमेठी है। मुहर्रम के जुलूस में खुलेआम नारे लग रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। ये खुली चुनौती है भारत की बहुसंख्यक आबादी को, सिस्टम को, सरकार को। अल्पसंख्यक होने का विक्टिम कार्ड खेलने वालों की बढ़ती ताकत का नायाब नमूना है ये गद्दारी वाला वीडियो। ये विद्रोही मानसिकता नहीं तो क्या है? क्योंकि इस मजहबी उत्पाद का संक्रमण सिर्फ अमेठी तक ही नहीं, बिहार के दरभंगा और समस्तीपुर तक जा पहुंचा है। समस्तीपुर में मुहर्रम के ताजिया जुलूस की भीड़ ने हिंदू परिवार पर हमला कर दिया। हिंदुओं की गाड़ी पर तलवार से हमला कर उसे तोड़ा गया। तो दूसरी तरफ जिहादी झुंड ने दरभंगा में फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। हालात कितने बिगड़ने लगे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कश्मीर के श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में जिहाद का एक और विकृत रूप नजर आया। फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो देखकर गुस्सा आना लाजमी है। जिस कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है,
कश्मीर का कायाकल्प किया जा रहा है, वहां पर फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाने वाले गद्दार नहीं तो कौन है? हिंदुस्तान का नमक खाकर फिलिस्तीन के नारे लगाने वालों को क्या कहा जाए? इधर उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा के मोहम्मद काजी, जो कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायक हैं, देर रात उनके गुंडों ने हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया, जमकर तोड़फोड़ की। जाहिर है मजहबी जिहाद का झंडा बुलंद करने वालों को जब सत्ता की शह मिल जाए तो परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, इसका जीता जागता प्रमाण है ये घटना। गजवाए हिंद की सोच रखने वाली जिहादी दीमकों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से इनके खतरनाक रुझान आने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देश की यह आबादी जो मुहर्रम मनाती है, उसके लिए योगी ने उत्तर प्रदेश में एक नियम बनाया था, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में इस मुहर्रम के जुलूस के दौरान जितने उपद्रव किए जाते थे, पेड़ काट दिए जाते थे, घरों को तोड़ दिया जाता था, सड़कें सूनी कर दी जाती थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद उन्होंने लोगों को नियम और कानून के मतलब सिखाए और उसके पालन करने का महत्व बताया। उसके बाद सारी चीजें ठीक होती गई। क्या कहा है इस बार मुहर्रम से पहले योगी आदित्यनाथ ने, एक बार उनको सुनते हैं। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। तो आज कहा तो जाता है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इनका कारनामा रुक नहीं रहा है। समस्तीपुर में और अमेठी में जो कारनामा किया गया, उस पर जो कार्रवाई हुई, वो एक बार देखते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। संज्ञान में कल 14 तारीख को एक आवेदन थाने में आता है, जिसमें अमितेश कुमार, जो कि मधुबनी के रहने वाले, पटना में जाने के दौरान उनको उनके कार पे कुछ मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ रवैयों के द्वारा मतलब हमला कर दिया गया तलवार से, जिसके कारण उनका कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। इस आधार पर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की है और माननीय सूचना संकलन चौकीदार के बयान पर उन लोगों को पहचान किया और पहचान करके 5 लोगों की गिरफ्तार। उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मसला ये नहीं है कि कार्रवाई की जा रही है, मसला ये है कि आखिर ये उपद्रव हो क्यों रहा है। इनके मस्तिष्क में, इनके दिमाग में इतनी हिम्मत इन्हें मिल कहाँ से रही है, ये ऐसा कर क्यों रहे, इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ रमन मलिक जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितोष पारिक वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता के तौर पर, डॉक्टर हिम्मत यादव कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर और अधिवक्ता और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर असगर खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और शहर नकवी वो भी अभी जुड़ने वाली थी लेकिन शायद अभी जुड़ ना पाए। चर्चा की शुरुआत में अमितोष पारिक से करना चाहूँगा। अमितोष, पहले भी हम लोग इन मुद्दों पे चर्चा कर चुके हैं, और अभी जिस तरह की घटनाएं आ रही है, तो 17 तारीख को मुहर्रम मनाया जाना है। उस दिन जो जुलूस निकलेगा, मुझे अभी से जो है उसके बारे में सोच करके डर लग रहा है कि उस दिन क्या होगा। नहीं, बिल्कुल मुकेश जी, और ये चर्चा विस्तार रूप से इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस तरह से रामनवमी, शिव यात्रा और जिस तरह से निरंतर रूप से हिंदू की यात्रा के ऊपर में पथराव तो होता ही था, लेकिन देखा गया तो मुहर्रम के जरिए से भी लगातार तरीके से पथराव, स्टोन पेंटिंग या फिर 17 साल की बच्ची का रेप करना हो, चाहे मंदिर को तोड़ना हो, चाहे वो बिहार के अंदर में हिंदू परिवार के ऊपर में हमला करना हो, या फिर किसी तरह से दिल्ली के अंदर में पुलिस के ऊपर में पथराव करना हो। मुझे लगता है कि अगर किसी भी मजहब का ये धारणा है कि हमें हमारे मजहब के अनुसार उसको चीज की पालना करनी है, तो मुझे लगता है जो शांति प्रिय कौम अपने आप को कहते हैं वो ही शांति प्रिय कौम। या तो ईद होती है तो लॉ एंड ऑर्डर को फेल करते हैं, मुहर्रम होता है तो लॉ एंड ऑर्डर को फेल करते हैं। लेकिन आप देखिए हैरानजनक बात क्या है, इस देश के अंदर में जब हिंदुओं की यात्रा निकलती है तो कोर्ट माननीय न्यायालय ये कह देते हैं कि आप त्रिशूल नहीं ले जा सकते,
क्योंकि वो लेथल वेपन में आता है। लेकिन उसी मुहर्रम में छोटे छोटे बच्चे जब तलवारों से अपने आप को मारते हैं, वही छोटे छोटे बच्चे जब ब्लेड लेके घूमते हैं, वही लोग जब हिंसा फैलाते हैं, उनके लिए माननीय न्यायालय चुप हो जाते हैं। तो विषय इस बात का है कि जिस तरह से अपने ही मजहब की पालना के लिए किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को फेल करना या किसी दूसरे धर्म के ऊपर में आपत्तिजनक चीजें करना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पहली बार लगे हैं क्या मुकेश जी? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो बरेली में भी लग गए थे, यूपी में भी लग गए थे, वाराणसी में तो शिया सुन्नी मुहर्रम में लड़ लिए, नतीजा किसको भुगतना पड़ा? हिंदू को। तो ये मजहब अपने आप को दिखाता है कि ये शांति प्रिय मजहब नहीं हो। जिस तरह से राहुल गांधी ने माननीय सदन से कहा था कि एक हिंदू हिंसक है, और ऐसी तरह से तो शांति प्रिय कौम दिखाती है कि उनके मजहब से ही सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर करने वाली हिंसा फैलाई जाती है। बिल्कुल सही कहा। असगर साहब हमारे साथ हैं, अधिवक्ता। असगर साहब, क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि जो बात अमित पारिख ने कही है वो सही है, उसको आप आगे बढ़ाएंगे या आप कुछ अलग कहेंगे? देखिए, मेरे छोटे भाई हैं अमित पारिख साहब, उन्होंने अपनी सोच सबके सामने रखी है। हालांकि है यही बात कि इन चीज़ों पे ज़रूर रोक लगनी चाहिए कि लोग ऐसे जुलूसों में हथियार लेकर खुलेआम आए, लेकिन जहां यहाँ ब्लेड वगैरह के भी अभी आपने नाम दिया, वो उनके धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है और वो उसको इस्तेमाल करते हैं। यूँ तो देखिए, अगर हम तलवार की बात भी करें, बर्छे की बात करें, भाले की बात करें, त्रिशूल की बात करें, सब चीजें जो चीज धर्म से जुड़ी हुई हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ी हैं, उनको हम बहुत ज्यादा सख्ती से इनकार नहीं कर सकते। अब हम अगर ऐसी कहेंगे तो हम कहेंगे भाई जो सरदार लोग हैं ये लोग किरपान कैसे रखेंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम धर्म को टच ना करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इसका जवाब देना चाहिए। और पहले भी, अभी भी यूपी में अगर ये वाकयात आपने बताए, मैं अभी यूपी की बात कर रहा हूँ, बिहार पे बाद में भी आएंगे, तो इसके जवाब योगी साहब को देना चाहिए। वो तो कह भी रहे हैं कि साहब हमने सारी चीजें खत्म करा दी, अब किसी का कोई पेड़ नहीं कटेगा, कोई किसी का घर नहीं हटेगा, कोई तार नहीं हटेगा, कुछ नहीं, वो हमने सारी चीजें, हमने ये भी खत्म कर दिया, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं पड़ेगा, सड़क के किनारे या किसी मैदान में या किसी किनारे पर, ये भी उन्होंने कहा कि अब यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो हालांकि ये सारी चीजें उनकी सोच बताती हैं। होना क्या चाहिए? हमें वो हिंदुस्तान चाहिए था जिसके बारे में हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन के मानिंद है और हिंदू और मुसलमान दोनों उसकी खूबसूरत आंखें हैं, इसमें से एक भी जाती रही तो ये दुल्हन बदनुमा हो जाएगी। इन चीजों को हमें सोचना चाहिए था। मैं मुखालिफ करता हूं, अगर कोई भी हिंदुस्तान की जमीन पर अगर कोई भी भाई साहब सुन लिए, अगर कोई भी ये कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसे चाहिए पाकिस्तान चला जाए, बिल्कुल गलत है। जहां तक सवाल फिलिस्तीन का है वो एक अलग चीज है। फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है कहीं पे भी हो, मैं कहता हूं अमेरिका पे जुल्म हो जाए, मैं कहता हूं बांग्लादेश पे जुल्म हो जाए, मैं किसी चीज पे, किसी भी मुल्क पे जुल्म, अगर हम उसकी हिमायत कर रहे हैं, अगर हम जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है उसकी हिमायत कर रहे हैं, अगर जालिम की मुखालिफत कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। वहां खुला जुल्म है और ये हम नहीं कर रहे हैं। तो इजराइल पे भी हुआ, जुल्म तो इजराइल पे भी हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको खाना भेजा, उनकी हमदर्दी करी। अगर मान ली किसी ने नारा लगा भी दिया फिलिस्तीन जिंदाबाद, अगर वैसी साहब ने कह दिया कि भाई फिलिस्तीन जिंदाबाद अपनी ओथ के बाद, तो मैं नहीं समझता कि अगर हाँ कोई यहाँ पे ये कहे पाकिस्तान जिंदाबाद, जो मेरे भाई ने भी कहा, बिल्कुल सही बात है, नहीं कहना चाहिए, और कहता है तो उसको चाहिए कि मुल्क छोड़ दे और चला जाए पाकिस्तान से हमारा रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद और फिलिस्तीन जिंदाबाद में क्या फर्क है, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। फिलिस्तीन से हमारा रिश्ता है, तो पाकिस्तान से कौन सा रिश्ता नहीं है आपका? तो पाकिस्तान से रिश्ता कौन सा नहीं है? नहीं, आप देखिए, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या है ये बताइए। नहीं, हम तो कह रहे हैं भाई हमारा बस पड़ोसी मुल्क है। आपने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद वाले को पाकिस्तान भेज दो और फिलिस्तीन जिंदाबाद को आप रहने दो यहाँ पे, और वो उसको आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन से रिश्ता है। रिश्ता तो आपका इजराइल से भी है, रिश्ता आपका इजराइल से भी है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश नहीं है, दुश्मन आप जैसे लोगों का यहाँ पर व्यवहार करने के कारण है। हम खुल के कह रहे हैं हमारा नहीं है, हमारा दुनिया के किसी जालिम मुल्क से रिश्ता नहीं है, हमारा नहीं है। आपकी सोच तो फिलिस्तीन जालिम क्यों नहीं मानते आप? फिलिस्तीन को जालिम आप क्यों नहीं मानते? फिलिस्तीन को जालिम क्यों नहीं मानते? 10 अक्टूबर को जो हुआ था, जो इजराइल में जो हमले किए गए थे, इजराइल में जिस तरीके से मासूमों को घुस करके मारा गया था, भाई इसराइल में आप वार का भी वायलेशन कर रहे हैं,
उसके बावजूद भी हम उनकी हिमायत करें, ये क्या बात हुई? हमें और आपको सबको चाहिए मिलकर। हमारे प्राइम मिनिस्टर आप ने कह रहे हैं कि पहले हम जो है पहले है हम गुस्ताखी कर लेंगे, और जब गुस्ताखी की सजा देने का समय हो गया तो आप कहेंगे भाई हम तो विक्टिम, हमें छोड़ दो भाई, हमने तो गलती से कर दिया था। आपने तो शुरुआत किसने करी? इजराइल और फिलिस्तीन में जो आज हो रहा है उसकी शुरुआत किसने की? गाजा और फिलिस्तीन अलग चीज है। गाजा ने की, अगर कोई, ये बताइए, अगर कोई टेररिज्म ग्रुप यहाँ पे अगर कोई बदमाशी कर जाए तो आप क्या सारों को सजा दे देंगे? आप यहाँ पे क्या फसाद करा देंगे? पूरा मुल्क उसका समर्थन कर रहा है, हमारे मुल्क की खूबसूरती पूरा नहीं मुल्क है। उसका समर्थन कर रहा है, पूरा मुल्क उसका समर्थन कर रहा है, और इसलिए किसका समर्थन कर रहा है ये भाई? चीज जो है, ये चीज इसलिए हो रही है। और आपने जो कहा इजराइल कि का समर्थन कर रहा है। आपने कहा कि बुजुर्गों ने कहा है कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन जब एक आंख दूसरे आंख को फोड़ने लगे ना तो तकलीफ होती है, और ये मुहर्रम के तकलीफ जुलूस के होती है। दौरान यही हो रहा है, इसीलिए एक आंख जो है दूसरे आंख को फोड़ रहा है। इसकी जवाब भी और हाँ, इसकी जवाब भी जो यूपी में अगर हुआ तो योगी साहब की है, बताए ना, उन्होंने तो कहा कि हमने नमाज तक की रोक दी है सड़कों पे पढ़ना। ठीक है, हम हमने कब तक रोक रोकेंगे? दिया कि- पुलिस जो है हर एक व्यक्ति के पीछे नहीं लगाई जा सकती, हर एक व्यक्ति पुलिस के हर एक पीछे व्यक्ति- पुलिस नहीं लगाई अरे जा भाई, सकती। अगर कानून आप इसलिए नहीं बनता है लगाएंगे- कि उसका एक जो नागरिक होता है, सच्चा नागरिक होता है, वो उसका पालन करे, लेकिन आप लोग करते नहीं, इसलिए पुलिस पूरा आप ही में लगी रहती है। नहीं, आप हम लोगों को मत कहिए, हम आप में से नहीं, हैं। आप कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिसकी आप हिमायत करते हैं ना, मैं उसकी किसी बात बात कर की रहा हूँ, नहीं। आपको नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप तो बहुत अच्छे मैं- अधिवक्ता हैं, आप पूरे कानून का पालन करते हैं, कानून के जानकार हैं, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना, लेकिन आप जिनकी हिमायत करते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं, 99% यही लोग हैं जो इस मुल्क से प्यार, अगर कोई 1-2%, मैं आपकी बता दूं, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मैं आपको कितने हिंदुओं की चीज अभी यहाँ पे बताए जो कितने भाषण देते हैं, कितने अपने मुल्क की बुराई करते हैं। मैं आपको अगर लिस्ट देने पे आऊं, आप मुझे मुसलमानों की लिस्ट नहीं दे सकते इतनी जितनी मैं आपकी हिंदुओं की लिस्ट दे अरे मैं दूंगा। तो जितने जो अब्दुल हैं और सबको लोग वही भाषण देखता हूँ, देते जब भी बात करते देखता हूँ वही करता हूँ। 2-4 जो हमारे चैनल पे आते हैं उसको छोड़ के सभी लोग उसी तरीके की बातें करते हैं। मैं अरे सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए आपको कह रहा एक से एक, आप सोशल मीडिया पे जाइए, आपको एक से एक आपको वीडियो मिलेंगे, रोज वायरल हो रहे हैं। हम मैं एक लोग बात दिखाते कहना नहीं है, वो उसको हम देखते दिखाते हैं। नहीं है, अपनी भी कुछ मजबूरियां, हम कुछ मुकेश सीमाएं भाई- दिखाते नहीं है। जानकारी भाई, सबको होती है हमारे साथ। हम मुकेश भाई उन्हीं को देख के हम अपनी सोच बनाते हैं कि भाई क्या क्या गलत है, नहीं, क्या नहीं, सही उसको है। देख करके सोच नहीं, बनाते तो नहीं। हम डिस्कशन करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, अपनी निकालना सोच नहीं चाहिए, बनाते, बिल्कुल। हम सोच बदलने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि दो खूबसूरत आंखें हैं, लेकिन एक आंख जब दूसरे आंख को फोड़ने लगे तो केवल दूसरा आंख ये करे कि भाई फोड़ रहा है, फोड़ने दो, पड़ोसी है हमारा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। नहीं, ऐसा थोड़ी आप लोग करें, हम लोग तो नहीं कर सकते ऐसा। वो गांधी जी ने कहा था और उनको विचारों को इन लोगों ने फिर खत्म कर दिया। हाँ ठीक है, आप मानिए गांधी को, हमने हर एक के विचार से हर एक का सहमत होना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि एक गाल पे कोई चाटा मार दे दूसरा गाल आगे कर दो, हम नहीं सहमत हैं उनसे। इसलिए उनको खत्म कर दिया, करने वाले नहीं, यही खत्म लोग थे। करने वाली बात आपको नहीं है, मालूम है? सबकी अपनी सोच है, हर एक व्यक्ति के विचार से हर एक व्यक्ति सहमत हो, कोई जरूरी नहीं। आप भी हमारे विचार से असहमत हो सकते हैं, मैं आपके विचार से भी असहमत हो सकता हूं। डॉक्टर हिम्मत बिल्कुल, यादव जी बिल्कुल, हमारे साथ हैं, 100%। डॉक्टर हिम्मत यादव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और ये जो जुलूस में के दौरान, मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो ये हिंसा हो रही है, हिम्मत साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये हिंसा नहीं है? क्या ये जो हिंसा है ये राहुल गांधी को, आपकी पार्टी को नहीं दिखाई देता है? और हिंदू हिंसक होते हैं, नफरत फैलाने वाले होते हैं, असत्य बोलते हैं, ये चीजें उन्हें नहीं दिखाई देती? सभी दर्शकों को नमस्कार। मुकेश जी, नमस्कार। मुझे बड़ा पीड़ा होता है जब इस तरह का राष्ट्रीय चैनल और जब ये कहता है राहुल जी के मन को, जो पूरी संसद के अंदर पूरे देश ने सुना, सारे हमारी सबसे बड़ी पंचायत के सदस्यों ने सुना, उसको तोड़ मरोड़ करके जिस प्रकार से पेश किया गया, अगर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये काम करती तो मैं समझ सकता था कि हाँ ठीक है, लेकिन आप जैसे प्रतिष्ठित, आप जैसे चैनल जिसकी अपनी एक रेपुटेशन है, और वो अगर इस तरह की बात करें कि राहुल गांधी जी का ये बयान हिंदू हिंसक, तो मैं करता हूँ, इस बात मुझे पीड़ा है कि राहुल जी ने क्या कहा। राहुल जी ने कहा हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है, हिंदू को हिंसक बनाने वाली कोई शक्ति है, वो एक आरएसएस है, एक बीजेपी है, और ये कुछ शक्तियां हैं जो किस बेचारे लोगों को, जो इसके लोग हैं, जिन लोगों को
कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, उनको बरगला करके एक संगठन के अंदर एक एजेंडा दिया जाता है। उस एजेंडे के तहत, सुनिए मुकेश जी, एक एजेंडे के तहत ये काम कराए जाते हैं, चाहे उसमें बजरंग दल हो, चाहे उसमें और तमाम चीजें हों, जो इन शक्तियों के ऊपर आश्रित रह करके और उनके बैकग्राउंड के बैकड्रॉप में आकर के ये चीजें होती हैं इस देश के अंदर। और दूसरी बात, आपने कहा कि अब यूपी के अंदर, अब राहुल जी की बात को मैंने आपके सामने रखा, इस बात का आगे से आप जरा ध्यान रखिएगा कि उन्होंने, राहुल जी का बिल्कुल एक कतई बयान नहीं था। दूसरी बात, आपने कहा यूपी के अंदर, योगी जी का बयान भी सुनाया आपने कि अब तो यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से हो गया है, अब तो सब कुछ वहां पे स्वर्ग जैसा बन गया है। तो अगर जब स्वर्ग जैसा बन गया है तो आज आपको योगी जी से पूछना चाहिए कि उपद्रव जब हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे कौन है, क्या कारण है, क्यों नहीं उन दोषियों को पकड़ के अंदर डाला गया। वो किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो, ये देश मजहब से बहुत बड़ा है। इस देश का नागरिक मजहब से पहले है। ये डेमोक्रेटिक देश है, बहुत अच्छी बात करी देश है। आपने, बहुत अच्छी बात करी। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। जो मेरठ में जो बात हुई है, अमेठी में, वहाँ पर लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो बिहार और नवादा में भी हुआ, वहाँ भी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, वो उनको कार्रवाई हो गई है। लेकिन हर एक व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती। मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ। पुलिस का काम अपराध रोकना है और कानून के प्रति इज्जत जो है वो नागरिकों के दिल में होनी चाहिए। दहशत नागरिकों के दिल में होनी चाहिए। कोई भी स्टेट, कोई भी देश दुनिया का ऐसा नहीं है कि जितने लोग हर एक नागरिक के पीछे लगे, तुम गलत कर रहे हो उठा के जेल में डाल दो। ये संभव नहीं, आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं आप, डॉक्टरेट। बिल्कुल। दूसरी बात, जो आपने राहुल गांधी जी की बात कही, वो आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपकी मजबूरी है, आपको ये कहना है। लेकिन मैं सुन तो लीजिए। जो सच है वो अब मैं आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया देख रही थी, टेलीविजन पे लाइव था, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि जो हिंदू है वो हिंसक है, वो नफरती है, वो आप सुन तो लीजिए, असत्य फैलाते हैं। उसके बाद बीजेपी वाले ने तत्काल, बीजेपी के मेंबर जो वहां मौजूद थे, उन्होंने तत्काल विरोध शुरू कर दिया। नहीं, आप सुनिए, आप देख लीजिए, नेट पे अवेलेबल है। तत्काल बीजेपी वालों ने जब विरोध शुरू किया, तब उन्होंने अपनी सफाई में इस तरीके से जो बात आपने कही, वो बाद में कही गई बातें हैं, जोड़ी गई बातें हैं। नहीं, जो आपने कही ना वो सच था, लेकिन बाद में जोड़ी गई थी वो बात, बाद में वो जोड़ी गई थी। नहीं, वो पूरी दुनिया ने देखा है सर, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, सबने निकाला गया राहुल जी का। चलिए, रमन मलिक अगर मुझे सुन रहे हैं तो मुझे लगता है रमन मलिक जी को जवाब देना चाहिए इसमें। मुकेश जी, मैं एक बात, मेरी 2 मिनट, आप सिर्फ 2 मिनट 20 सेकंड जी। मैं देश, ठीक है, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। 47 हमने जो साधन है, उसमें मुसलमान भी था, उसमें हिंदू भी था, उसमें सिख भी था, उसमें ईसाई भी था। सारे भाई भाइयों ने इस देश की आजादी के लिए मिलकर के एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी। चलिए, मैं इस पे आऊंगा। ये बहुत लंबी और बहुत अच्छी चर्चा उठाई आपने। छोटे से ब्रेक का मैं आऊंगा। अभी छोटे से ब्रेक के लिए बोला जा रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर हिम्मत यादव से फिर से जो बात कह रहे थे, अधूरी छोड़ गए, वो उनसे बात पूरी करवाएंगे। उसका रमन मलिक जी के पास जाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को जारी रखेगा, डॉक्टर हिम्मत यादव के पास जाएंगे। हिम्मत यादव जी, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद रमन मलिक जी के पास जाएंगे। जी। ये है कि किसी भी हिंसा की इस देश के अंदर जगह नहीं, चाहे वो उपद्रवी किसी बजरंग दल से संबंधित हो, चाहे वो उपद्रवी किसी मुस्लिम संगठन से जुड़े हो, किसी भी मजहब से जुड़ा हुआ कोई भी उपद्रवी हो, इस देश की कानून की नजरों में वो गुनहगार है, वो मुलजिम है और उसको सजा मिलनी चाहिए। इसका ध्यान जिस प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार है, इस बात का ध्यान उनको करना चाहिए। मेरा एक पीड़ा है कि इस तरह के राष्ट्रीय चैनल के ऊपर ये छोटे छोटे मुद्दों को हम उठा करके इस देश के बड़े मुद्दे गौण हो गए। आज देश के अंदर किस प्रकार की आज भुखमरी है, आज देश के अंदर किस प्रकार का बेरोजगारी है, आज देश के अंदर किस प्रकार की महंगाई है, इन मुद्दों पे हमें चर्चा करनी चाहिए। हम छोटे छोटे उपद्रवियों को जितना बड़ा, आपको जो मुद्दा छोटा लगता है, जैसे देश के अंदर, जैसे देश के, जैसे मुकेश जी, 1 मिनट, मेरी बात कंप्लीट करनी चाहिए। जैसे कोई छोटा क्रिमिनल होता है, जब वो बड़ा क्राइम करता है ताकि उसको देश के अंदर मीडिया के अंदर उसको कवरेज मिले, तो और बड़ा गुनहगार हो जाता है। इसी प्रकार से इन उपद्रवियों का भी
बढ़ावा मिलता है जब देश का मीडिया इनको लगे हाथ दे करके और देश के सामने। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, 70 साल के शासन में यही होता रहा, जो छोटे से क्रिमिनल थे उसको दिखा करके बड़ा क्रिमिनल बनाता गया, और वो अब जो है हमारी समस्या बन चुके हैं। और वही बता रहा, अब क्रिमिनल्स को जो दिखाया जाता है उसके घर को बुलडोज किया जाता है, उसे सजा होती है, और इसीलिए हम दिखा रहे हैं लोगों। आपको जो मुद्दा छोटा लग रहा है ना डॉक्टर हिम्मत यादव, वो मैं बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि वो मुद्दा सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ये मुद्दा जो है जिसको कह रहे हैं कि जब आप राष्ट्र ही नहीं रहेगा आपका, तो आप और हम कहाँ रहेंगे। मुकेश जी, जिस प्रॉपर्टी को बिल्डोज किया था, पहले तो वो इस मुल्क की प्रॉपर्टी है, किसी भी प्रॉपर्टी को भी बिल्डोज नहीं करना चाहिए और बिना कोर्ट के ऑर्डर के नहीं करना चाहिए, किसी को ये राइट नहीं है। नंबर 2, क्या बिल्डोज किया जाता है किसको? क्रिमिनल की प्रॉपर्टी को नहीं, उसके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी को। क्रिमिनल्स में या क्राइम में वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं है। कानून ये है हमारे मुल्क का कि अगर तो किसी ने कानून में चैलेंज कीजिए ना। देखिए ये कानून की बात आप लोग जानिए, कानून की बात अमितोष पारीख बताएंगे, कानून की बात आप बताएंगे। मुझे तो जो दिखा, जो लगा, वो मैंने बताया आपको। और अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप जाइए ना, कानून का रास्ता खुला हुआ है, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं सबके लिए। रमन मलिक जी, अगर आवाज आ रही है, आप तो जरा जो हिम्मत यादव जी ने जो सवाल उठाए, जरा उसका जवाब मैं चाहता हूँ कि आप दें। आ रही है जी आवाज, तो मैं आपको स्काइप पे भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी बताएं। हिम्मत यादव जी ने कहा है कि जो राहुल गांधी ने संसद में कहा था, हिंसक हिंदुओं को नहीं कहा था, वो आरएसएस और बीजेपी वाले हिंदुओं को कहा था। नहीं मुकेश जी, आप इस तरह से जो उन्होंने हिंदुओं कहना था वो उन्होंने संसद में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है। मैं खुली चुनौती देता हूं कांग्रेस के किसी भी वक्ता को, किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को, और खासकर राहुल गांधी जैसे 55 के बचपन वाले को, कि भाई साहब आपने अगर अपनी माँ का दूध पिया है, वही शब्दावली सड़क पे बोल दो, पार्लियामेंट की प्रोटेक्शन के बिना बोल के दिखाओ, और इस देश का कानून ये सुनिश्चित करेगा। रमन जी, जिस बात को मैं रख रहा था ना, वो आपने अपनी भाषा और वाणी का प्रयोग करके बता दिया कि आप किस तरह के लोग हो, आप किस तरह के संगठन से जुड़े हुए हो, आप किस प्रकार की आपकी भाषा है, लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल करी, किस प्रकार की आपकी वाणी है, ये साफ दर्शाती है कि जहाँ से आपकी ट्रेनिंग हुई है वहाँ सिर्फ हिंसा, सिर्फ लड़ाई, सिर्फ झगड़े, अमितोष, ठीक है अमितोष पारीख कुछ बोलना चाह रहे हैं। यही आपका चरित्र है। ठीक, अमितोष पारीख कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमितोष, ठीक है, रमन जी सुन लिया। एक बार वाला हमारे को बताया कि बार वाला रमन मलिक जी मैंने सुन लिया आपको। रमन मलिक जी मैंने सुन लिया आपको। एक बार अमितोष पारीख, रमन मलिक जी प्लीज। रमन मलिक जी हो गया आपकी बात, आप जरा वीडियो पे आएंगे तो आपकी बात सुनेंगे। रमन मलिक जी, डॉक्टर हिम्मत यादव, रमन मलिक जी प्लीज, रमन मलिक जी प्लीज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें आप। रमन मलिक जी प्लीज। नहीं ठीक है, चलिए हो गया, मैं सुन लिया। आप जो बात कह रहे हैं वो चीज हम नहीं वो आपकी पर्सनल फीलिंग है। मैं एक बार मैं अमितोष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हिम्मत, डॉक्टर हिम्मत प्लीज। अमितोष पारीख कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमितोष पारीख कुछ बोलना चाह रहे हैं। भाई इनकी नजर में किसी की कोई इज्जत नहीं है, इन्हें जो करना होता है ये वही करते हैं। नहीं वो बार वाली बात जो है ना, वो संवैधानिक नहीं है, आप यहाँ नहीं बोल सकते। माफी मांगनी चाहिए ठीक है देश के सामने। अमितोष पारीख जी, अमितोष पारीख माफी मांगनी चाहिए आपको देश के सामने। अमितोष पारीख जी जरा जो हमारे ऑडियो पे बैठे हैं, जरा एक बार कहेंगे अमितोष जी का आवाज दीजिए, बाकी ऑडियो डाउन कीजिए। अमितोष जी, बड़े लंबे समय से आपके डॉक्टर हिम्मत यादव जी से मैं समझ रहा था और अपेक्षा कर रहा था कि एक वो अच्छे प्रवक्ता बन सकते और मैच्योर भी दिख रहे थे, लेकिन निरंतर रूप से जिस तरह से उन्होंने एक ही तरीके की बात कही, मैं बताता हूं इनको जो ट्रेनिंग शब्द यूज करा, ट्रेनिंग हिम्मत जी पीएफआई में होती है, जिसके लोगों को आप बचाते हैं, संघ के अंदर में निर्माण होता है। ये वो लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि संघ की स्थापना कब हुई, बजरंग दल की स्थापना कब हुई। ये वो लोग हैं जो राजान की रथ यात्रा के समय पे जिनके गठबंधन के साथ घूम रहे हैं। जब आप और मैं घर बैठे थे तब कार सेवक बजरंग दल के ही गोलियां खा रहे थे और सर के लघु लुहान हो रही थी, तब आप जैसे लोग उतर के नहीं आए थे जो आज संघ को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि संघ के अंदर में पूरा घर छोड़ के राष्ट्र के निर्माण के लिए एक प्रचारक निकलता है, जिसके आप और मैं भली बात समझ भी नहीं सकते, क्योंकि हम और आप यहाँ बैठ के डिबेट कर सकते हैं, लेकिन धूप खाने वाला वो प्रचारक होता है जो राष्ट्र के लिए निर्माण करता है। संघ का वो प्रचारक होता है जो भारत माता की जय के लिए अपने लघु लुहान हो जाता है, लेकिन आप और मैं भारत माता की जय कहते हैं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। संघ का वो व्यक्ति है जो व्यक्ति निर्माण करके अपने घर को छोड़ के भारत के लिए समर्पित रहने को तैयार होता है। जब आप और मैं यहाँ पर राम के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे तो संघ ही था जो राम के लिए लड़ रहा था। और बजरंग दल की बात कर रहे हैं आप, आपको पता भी बजरंग दल कब स्थापना हुआ? 2 अक्टूबर 1984 में, जब राम की जन यात्रा को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव की सरकार ने सांसदों को किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं दी, तब बजरंगी खड़े हुए। और मुझे गर्व है कहने पे कि हिंदू के विरोधी जितनी भी चुनौतियां है उसके लिए बजरंग दल का कार्यकर्ता हुए हम खड़े थे, खड़े हैं। जब घर वापसी कराने की बात होगी, आपके ही कार्यकर्ता की बेटी का जब लव जिहाद का शिकार बन गई थी केरला में, शर्म नहीं है आप लोग को बोलते हुए कि लव जिहाद की शिकार बन गई? बजरंग दल का कार्यकर्ता था कर्नाटक का जिसने अपने सीने पे गोली खाई थी। हम बजरंग दल के लोग हैं जो राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, और आप कांग्रेस के लोग हैं जो राष्ट्र के विरोधी के लोगों को सपोर्ट करने की बात करते हैं। ये अंतर है पीएफआई, कांग्रेस और बजरंग दल में। अगली बार बोले तो संघ के बारे में सोच के बोलेगा। डॉक्टर हिम्मत यादव, आप ठीक है, आपने कहा, राहुल जी ने जो कहा वो हिंसक आमतौर पे जो हिंदू उनको नहीं कहा, आपने बीजेपी और आरएसएस वाले को कहा हिंसक। अगर इस बात को मैं मान भी लूं तो जरा जो लोग मैं एक सवाल तो सुन, जो लोग मुहर्रम में जिस तरीके के उपद्रव मचा रहे हैं, इनके बारे में आपके नेता क्यों नहीं कहते? भाई मुहर्रम तो खुद को तकलीफ देने का दिन है ना, वो तो तकलीफ देकर के हुसैन को याद करते हैं, ये दूसरे देश को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मुझे तो हंसी आती है ऐसे पात्रों को टीवी पे सुनने पर। ये महान व्यक्ति जो हमारे अभी छोटे भाई हैं पारिक जी, ये भूल गए इस देश को बनाने वाले, इस देश को आजाद करने वाली जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज उसके ऊपर ये इस तरह से आरोप लगाते हैं। ये 1925 में जो आरएसएस की स्थापना हुई थी वो किस वजह से हुई थी? ये देशभक्त, अरे कांग्रेसियों ने इस देश की जनता ने जेल काटी है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया इस देश के ऊपर। आपकी तो कभी उंगली भी नहीं कटी। आपने तो हर मौके पे चाहे स्वराज की बात हो, चाहे पूर्ण स्वराज की बात हो, आप लोगों ने हमेशा विरोध किया है। आपने तो आप लोगों ने देश की फ्रीडम मूवमेंट का विरोध किया है। कहाँ से ले आते हैं डॉक्टर हिम्मत, ये देश के फ्रीडम मूवमेंट का विरोध किया था इन लोगों ने, ये कहाँ से लाया डेटा आपने? इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया आपने? ये कांग्रेस के गैजेट से लिया, कहाँ से लिया? सारे तथ्य हैं, सारी बुक्स हैं, बताइए ना जरा, मैं भी जान लूं ना, मुझे जानकारी चाहिए। मैं सुनिए, हाँ, बताइए कहाँ से? मुकेश जी, हाँ। ये मुस्लिम लीग का जो एजेंडा था, हाँ। वो इस आरएसएस का एजेंडा था, और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार इन्होंने बनाई है ना बनाई? किसने बनाई वेस्ट बंगाल के अंदर? किसने बनाई सरकार? पता नहीं, आप पढ़ के आइए, आप पढ़ के आइए, आप बताइए ना, आप बताइए। गांधी को मारने वाले आज, तो भगवान के नाम को बदनाम करने वाले आज अयोध्या में क्या हो गया? देख भाई साहब, ये आप बिल्कुल गैर कानूनी बात कर रहे हैं। आपको भगवान भी नहीं, आप गैर कानूनी बात कर रहे हैं। आप गांधी के मारने वाले का नाम जो है, आप भगवान भी नहीं छोड़, आपको कहीं पे आपके साथ यही हालात होगी। आज आप 303 से कहां गए, अब आप 240 से कहां जाओगे वो भी ध्यान कर लो। अगर आप इसी एजेंडा पे चलोगे, या तो देश की बात करो, निवेदन कर रहा हूं, अगर सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए भाई। बेरोजगारी की बात करो, महंगाई की बात करो, देश के बड़े मुद्दों की बात करो। इन उपद्रवी किसी भी प्रकार के हो, बजरंग दल से जुड़े हो, चाहे वो किसी मुस्लिम लीग से जुड़े हो या किसी मुस्लिम संगठन से जुड़े हो, हम सबको अपराधी बोलते हैं और उनको जेल के अंदर होना चाहिए, सड़क पे नहीं होना चाहिए। हम ये बिल्कुल जिम्मेवारी से बोलना चाहते हैं। जो करेंगे वो तो जेल के अंदर हैं, लेकिन जो करने की जो मानसिकता है उसको आप कैसे नियंत्रित करेंगे? एक बार उसके बारे में तो आपके जो नेता हैं उनको बोलना चाहिए ना, ताकि मुहर्रम में भाई इस तरीके के करने वाले को किसी भी मानसिकता को बदलने के लिए इस देश की तमाम पार्टियों को, देश की मीडिया को, देश की जनता को, सबको मिलकर के काम करना होता है। ये हम कोई एजेंडा चला करके या भड़का करके, आप तो कह रहे हैं कि ये मुद्दा बहुत छोटा है। नहीं, आप तो हिम्मत जी, आप ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत छोटा मुद्दा है। ये छोटा मुद्दा कैसे है? हम इस देश के अंदर आगजनी लगाने का काम कर रहे हैं, गृह युद्ध जैसे काम करने का हालात पैदा कर रहे हैं। ये तो सरकार किसकी है? वो लेफ्ट है, उसका भी एजेंडा सेम है। सीना मोदी का है, 56 इंच का सीना मोदी का है, योगी का 56 से भी बड़ा है। कैसे हुआ? बिहार में कैसे हुआ?
कैसे हुआ बताइए आप। भाई जहां जहां मुस्लिम आबादी है वहां वहां हुआ। 4-5 जगह की खबरें हमारे पास आई, बाकी जगह जो है वहां भी हुआ, वहां की खबरें नहीं आई। भाई जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ती है इस तरीके की समस्याएं होती है। यहाँ नोएडा में भी हो रहा है, दिल्ली में भी पिछले साल हुआ था, दिल्ली में भी पिछले साल हुआ था, कर्नाटक में भी हो रहा, वहां तो आपकी कर्नाटक में भी हुआ। ये तो समस्या उस आबादी के साथ ही है ना। पीएफआई का कोई कार्यकर्ता है, हिम्मत यादव जी, ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए और उनको पकड़ करके सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वो तो सजा तो दे रही है, लेकिन देश के अंदर इस तरह का माहौल नहीं सबसे बड़े तो राहुल गांधी है। मजहब को लेकर के, देश में आगजनी, लूटमार आपको तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। आगजनी फैलाने वाले राहुल गांधी है। और उस महिला की इज्जत नहीं कर सकते जिसके पति के चिथड़े इस देश के करवाए। उससे पहले 1 हफ्ता पहले सोनिया जी की माता जी कलम्बो किस लिए गई थी? मुझे लगता है आरएसएस के सोनिया जी की माता जी राजीव गांधी की हत्या से पहले कोलंबो क्यों गई थी? ठीक है चलेंगे, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को खत्म करने का इशारा किया जा रहा है, प्रोग्राम को मैं वाइंड अप करूंगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर हिम्मत यादव जी और असगर खान साहब, जो कि अभी नहीं है लेकिन जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़े बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अमितोष पारिक वीएचपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो जिहादियों की जरूरत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इनकी जरूरत तब तक बढ़ती रहेगी जब तक इनका सही इलाज नहीं किया जा सकता। योगी ने उत्तर प्रदेश में इलाज किया है और वहां पर लोग जो है नियम और कानून का पालन कर भी रहे, लेकिन देश के दूसरे हिस्से में उसी तरीके की इलाज की जरूरत है, उसी तरीके की कड़वी घूंट पी करके इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। कानून का पालना किस तरीके से किया जाता है ये बताने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये बताया नहीं जाएगा तब तक हर एक मुहर्रम में मुहर्रम के जुलूस में आपको इस तरीके के नज़ारे, इस तरीके के नारे आपको और हमको देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तुझे करवा